नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में क्या चल रहा था। पिछली क्लास में भाई आपका जो है सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप्य गति बढ़िया चैप्टर हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर से इसलिए देर उसमें हो गई है और बीच में थोड़ा सा कुछ वीडियो जो है रुके भी थे। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से जो है ये चैप्टर हमारे पास छठवां चैप्टर बल वाला शुरू हो रहा है। बल न्यूटन की गति विषयक नियम। इसमें पहले बल की परिभाषा पढ़ेंगे, बात समझ, बल के प्रकार पढ़ेंगे, फिर जड़त्व का नियम इसी में आता है, संवेग आता है, आवेग आता है, फिर इसके बाद जो है न्यूटन की गति विषयक नियम इसी में देखते हैं। न्यूटन की गति विषयक 3 नियम होते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं कह सकते, ये चैप्टर छोटा चैप्टर में से आता है। देखिए बल पढ़ेंगे, बल की परिभाषा और न्यूटन की गति विषयक 3 नियम पढ़ेंगे और जड़त्व का नियम पढ़ेंगे और इसके बाद संवेग और आवेग की परिभाषा पढ़ेंगे। इतनी चीज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो देखिए बल की परिभाषा पहले नोट कर लेते हैं, बल की परिभाषा, इसके बाद समझते हैं अच्छे से। बात समझ रहे हैं ना। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है। वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो देखो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है। बात समझ रहे हैं ना। देखो हमारे पास परिभाषा ध्यान से समझिएगा भाई। ये जैसे कोई वस्तु रखी है, बात समझ रहे हैं ना। ये हमारे पास क्या है, ये वस्तु है। तो बल यदि इस वस्तु पर हम क्या लगाएं, बल लगाएं। सुनिएगा थोड़ा सा, ये वस्तु रखी है, इस वस्तु पर हम क्या लगाएं, बल लगाएं। तो बल वह बाह्य कारक है, यहां से हम बल लगा रहे हैं, यहां से धक्का दे रहे हैं, धक्का देने का मतलब बल लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। वस्तु की विराम अवस्था, ये विराम अवस्था में जब बल लगाएंगे तो विराम अवस्था में परिवर्तन कर देगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु की विराम अथवा गति में, बात समझ रहे हैं ना। तो वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। विराम अथवा गति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो बल वह बाह्य कारक है, जैसे कोई वस्तु हमारे पास रखी है, ये वस्तु क्या है, विराम में रखी है और ये कोई वस्तु जो है गतिशील है, ये v वेग से क्या है, आगे गतिशील है। तो यहां से देखिए बल वह बाह्य कारक है, यदि इस पर क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो यहां से जो है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर, ये बाह्य कारक होता है। बात समझ रहे हैं ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन कर देता है। वस्तु की विराम अवस्था है ये वो कौन सी अवस्था है, विराम अवस्था में क्या कर देगा, आगे यदि बल लगाएंगे तो परिवर्तन कर देगा। बात समझ रहे हैं ना। यदि हम बल लगाएंगे आगे की तरफ, बल से इसको धकेलेंगे तो क्या करेगा, ये परिवर्तन हो जाएगा। इसकी विराम अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी। या गति अवस्था में इसको हम बल लगाकर रोक दें। बात समझ रहे हैं ना। ये v वेग से गतिमान है, यहां से हम क्या लगाएं, जैसे कोई गाड़ी चलती है, कोई गाड़ी चल रही है और हम ब्रेक लगा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, टायरों के बीच
क्या टायरों में क्या लगा रहे हैं, बल लगा के उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में लगने पर, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में लगने पर वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न कहां पर होगा, देखिए जैसे हमारे पास दीवार खड़ी है, बात समझ रहे हैं ना, ये दीवार है, मान लीजिए पूरी तरह से दीवार मान के चलेंगे इसको, हम यदि इस दीवार पर बल लगाएं, बात समझ रहे हैं ना, क्या लगाएं, इस दीवार पर बल लगाएं, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर, किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है। बात समझ रहे हैं ना, वस्तु की ये दीवार की विराम अवस्था है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में लगने पर वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो विराम अवस्था में परिवर्तन करता है। अब यहां से दीवार में हम बल लगाएंगे तो इसकी विराम अवस्था में परिवर्तन तो होगा नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन करने का प्रयत्न जरूर कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, तो यहां से बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु की गति विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। यही लिखा गया परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। अब देखिए बल जो है, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बात समझ रहे हैं ना, ये थ्योरी पूरी तरह से भाई कुमार मित्तल की किताब से लिखाई जा रही है, उसी में से पढ़ाई जा रही है। तो आप यदि जो है किसी को भी डाउट हो थोड़ा भी, तो कुमार मित्तल किताब देख के उसमें देख लेंगे। बात समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से उसी प्रकार पढ़ाते हैं। तो यहां से हमारे पास देखिए बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला नंबर होता है हमारे पास संतुलित बल, पहला संतुलित बल, दूसरा नंबर असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। तो देखिए पहला नंबर संतुलित बल को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, बात समझ रहे हैं ना। संतुलित बल, तो चलिए देखते हैं संतुलित बल को कैसे कहेंगे। तो देखो संतुलित बल ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, बात समझ रहे हैं ना। संतुलित बल की परिभाषा थोड़ा सा देखेंगे। संतुलित बल की परिभाषा देखेंगे थोड़ा सा भाई, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, बात समझ रहे हैं ना, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उन सभी बलों का परिणामी शून्य हो। तो यहां से थोड़ा सा परिभाषा लिख लें, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तथा इन बलों का परिणामी शून्य हो, इन बलों का परिणामी शून्य हो, तब इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। तब इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। इसके बाद जो है देखिए दूसरा नंबर जो आता है असंतुलित बल, इसकी भी परिभाषा नोट कर दे, इसके बाद समझा देंगे दोनों को साथ में, बात समझ रहे हैं ना। दूसरा नंबर है आपका असंतुलित बल। दूसरा नंबर असंतुलित बल। तो असंतुलित बल देखेंगे कैसे बनता है, सेम इसी प्रकार परिभाषा बनती है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, जब किसी वस्तु पर एक साथ
एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, कई बल कार्य कर रहे हों, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा इन बलों का परिणामी शून्य ना हो, इन बलों का परिणामी शून्य ना हो, शून्य ना हो, तब इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं, तब इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। तो देखिए यहां से सभी लोग ध्यान देंगे, यहां से हमारे पास क्या बनता है भाई, संतुलित बल जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तथा इन बलों का परिणामी शून्य हो। जैसे हमारे पास ये वस्तु रखी है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो आराम से ये टॉपिक आराम से आपका बनेगा। जैसे कोई जो है ये वस्तु है, इस वस्तु को कोई लड़का जो है कोई दो लड़के हैं मान लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, कोई दो लड़के, एक लड़का जो है 5 न्यूटन से और एक लड़का 10 न्यूटन से, बात समझ रहे हैं ना, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन से खींच रहा है। जैसे बड़ी सी गाड़ी है, बड़ी सी गाड़ी है, बात समझ रहे हैं ना, बचपन वाली बात देख रहे हैं, एक बड़ी सी गाड़ी है, उसको दो लड़के आगे की तरफ खींच रहे हैं। दो लड़के, एक पहला लड़का 5 न्यूटन बल से खींच रहा है, दूसरा लड़का 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है, बात समझ रहे हैं ना। और कोई दो लड़के और आए, बात समझ रहे हैं ना, कोई दो लड़के और आए, वो जो है पहला वाला, ध्यान से समझिएगा भाई, पहला वाला हमारे पास 7 न्यूटन बल से खींचना शुरू कर दे और इसके बाद जो है चाहे 9 न्यूटन से खींचना शुरू कर दे, बात समझ रहे हैं ना। तो 9 न्यूटन से पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दे और एक और लड़का है वो 6 न्यूटन के बल से पीछे की तरफ खींच रहा है। तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा भाई, कोई जो है ये पहले की बात है, कोई एक गाड़ी है, इसको दो लड़के 5 न्यूटन से और 10 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहे हैं, और कोई दो लड़के आए, इसको जो है एक जो है दोनों पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दें, एक 9 न्यूटन से खींच रहा है और एक 6 न्यूटन से खींच रहा है। तो देखिए इन जो है इधर की तरफ टोटल बल कितना हो गया, इधर की तरफ टोटल बल F1 बराबर हो गया 10 प्लस क्या हो जाएगा 5, बात समझ रहे हैं ना। इधर की तरफ देखिए कुल कितना बल है, ये दोनों लड़के कितने बल से आगे की तरफ खींच रहे हैं, 10 प्लस 5 15 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। और कोई दूसरा लड़का आए, वो दो लड़के आए, इधर की तरफ भी कितने से खींच रहे हैं, ये F2 बराबर कुल बल कितना हो गया, इधर की तरफ 9 और प्लस 6, कुल बल टोटल इधर का टोटल बल इधर का कितना हुआ, 9 और 6 मिला कितना हो गया 15 न्यूटन। तो देखिए ये वस्तु कहीं जाएगी क्या, 15 न्यूटन से आगे खींच रही है वस्तु, 15 न्यूटन से पीछे से भी खींच रही है। एक वस्तु रखी है, 15 न्यूटन से इधर खींची जा रही है, 15 न्यूटन से इधर खींची जा रही है, तो वस्तु वहीं का वहीं क्या होगी, स्थिर रहेगी। और इनका परिणामी क्या होगा, टोटल परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 बराबर क्या हो गया 0, बात समझ रहे हैं ना। यदि यहां से इन दोनों बलों का कुल योग कितना होता, यदि ये मान लीजिए 10 होता, बात समझ रहे हैं ना, तो अभी ये दोनों लड़के चूंकि 15 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहे हैं, 10 न्यूटन से ये पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो 15 माइनस 10 5 न्यूटन से आगे की तरफ खींच ले जाते हैं ये दोनों, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि 15 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहे हैं, 15 से ये भी पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो यहां से कुल इनका परिणामी क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहेंगे क्या परिभाषा, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, सुन लीजिएगा परिभाषा एक लाइन में, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो, देखिए ये जो है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये जो है इस वस्तु पर 4 बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो, एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और इन सभी बलों का परिणामी बल क्या हो, 0 हो। ये देखिए परिणामी बल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। परिणामी बल यदि 0 होता है तो वस्तु ना तो इधर जाती है ना तो उधर, अपनी जगह पर ही क्या होती, स्थिर रहती है, बात समझ रहे हैं ना। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और इन सभी बलों का परिणामी बल 0 हो, तब जो है
तब इन बलों को क्या कहा जाता है, इन बलों को संतुलित बल कहा जाता है। इस स्थिति में वस्तु स्थिर रहती है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि परिणामी बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ना तो वस्तु आगे जाएगी ना तो वस्तु पीछे, कुल परिणामी बल इनका क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यदि यहीं से कंडीशन लगा दी जाए, देखिएगा हमारे पास जो है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहां से जैसे ये 9 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, यहां से 4 न लेके हमने 2 ही लिया है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी शून्य ना हो, शून्य नहीं होगा। देखिए कैसे शून्य नहीं होगा, इधर की तरफ कोई लड़का इधर की तरफ 9 न्यूटन से खींच रहा है, कोई आया ये जो है ये इसको पीछे की तरफ खींचना 5 न्यूटन से शुरू कर दिया, तो अभी भी ये वाला ज्यादा बल से जो है खींच रहा है, तो ये कितने बल से आगे खींचता रहेगा, F बराबर 9 माइनस 5 न्यूटन अर्थात 4 न्यूटन से आगे की तरफ खींचता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिए ये जो है जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य ना हो, यदि 9 था, ये जो है ये 9 न्यूटन से आगे खींच रहा है, ये भी 9 न्यूटन से पीछे की तरफ खींचता, तो यहां से देखिए न वस्तु आगे इधर जाएगी न वस्तु इधर जाएगी, कुल परिणामी बल 9 माइनस 9 कितना हो जाता, शून्य हो जाता। तो यदि यहां से कहते हैं यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उन बलों का परिणामी बल शून्य हो, तो उन बलों को क्या कहा जाता है, संतुलित बल। और यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उन बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, बात समझ रहे हैं, शून्य ना हो, तो उन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। बात समझ रहे हैं, उन बलों को क्या कहा जाता है, असंतुलित बल कहा जाता है। ये स्थिति, ये कंडीशन सवालों में यूज होगी। अभी जब हम सवाल लगवाएंगे इस चैप्टर के, तो इसी सिद्धांत को लेकर परिणामी बल निकाला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इसी सिद्धांत को लेकर परिणामी बल निकाला जाएगा। तो यदि ये टॉपिक आपको बढ़िया समझ में आया है, बात समझ रहे हैं ना, तो नीचे कमेंट में तुरंत लिखिए कि हाँ समझ में आ गया है।